हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SRIP एड्यू फार्मा। आज हम टॉपिक लेके आए हैं GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये इसका फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि GMP क्या होता है, GMP और CGMP में क्या डिफरेंस है, इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड कैटेगरीज। तो आइए हम शुरू करें अपना वीडियो। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करें अपना वीडियो। पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि 1900 की अगर हम बात करें तो उस समय होम रेमेडीज चलती थी, कुछ ऑइंटमेंट्स, मिरेकल एलिक्सर्स होते थे, लेकिन कोई भी स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं था फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड। तो धीरे धीरे ये हुआ कि एक ज़रूरत महसूस हुई कि जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उसको रेगुलेट करना चाहिए, उसके प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और कंजम्पशन को। तो फिर एक कॉमन रेगुलेटरी जो बॉडी है उसकी रिक्वायरमेंट हुई। तब फिर GMP जो है उसकी गाइडलाइंस आई, जिसमें कि ये बोला गया कि कैसे आप प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग्स की सप्लाई को हम रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हमने ये समझ लिया कि GMP की क्या इम्पोर्टेंस या क्यों GMP की ज़रूरत हुई। अब कुछ और हिस्ट्री की बात करते हैं कि इनिशियली जैसे कि कोई रेगुलेशंस नहीं थे, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम होती है, जब हमको कुछ समझ में आता है कि ये दिक्कत है, तो उसके बाद क्यों उस रेगुलेटरी या उस रेगुलेशन की ज़रूरत महसूस होती है। तो अगर हम बात करें कि ड्रग्स, फूड और कॉस्मेटिक की, तो 1905 में जो मीट की पैकिंग इंडस्ट्री थी वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम जनरेट हुई उनके अनहाइजीनिक या अनसैनिटरी कंडीशंस के कारण। उस वजह से फूड एंड ड्रग एक्ट आया। फिर 1937 में सल्फानिलमाइड ड्रग एक थी जिसके कारण कि बच्चों में डेथ होने लगी। और ये क्यों हुई? क्योंकि वो जो ड्रग थी वो प्योर नहीं थी और उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे। तो फिर ये बात हुई कि और हमको रेगुलेशंस लाने होंगे। तो फिर फेडरल फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया 1938 में। उसके बाद अगर और हम आगे जाएं तो हमने देखा कि 1941 में क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए इंसुलिन ड्रग की एफिकेसी और टॉक्सिसिटी को जानने के लिए। फिर 1962 में हम सभी जानते हैं थैलिडोमाइड ट्रेजेडी के बारे में, जिसमें कि ये था कि जो ये ड्रग है इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे, जिसकी वजह से जब ये ड्रग एक प्रेग्नेंट लेडी को दी गई तो जो आगे जो बच्चा है या फिटस है उसमें प्रॉब्लम्स आई। तो यहाँ पर इससे हम ये हमें समझ में आया कि हमको हर हाल में जो फूड है, ड्रग्स हैं या कॉस्मेटिक्स हैं, सभी कैटेगरी में कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लाने होंगे, जिससे कि ड्रग की पूरी तरीके से सेफ्टी और एफिकेसी जो है वो रेगुलेट हो सके, उसके ऊपर कमांड हो सके। बात करते हैं कि एक्चुअली GMP है क्या। तो सबसे पहले आप ये हमेशा से अपने दिमाग में डाल दीजिए कि GMP जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस का ही एक पार्ट है। और इसमें GMP रेगुलेशन से ये फिक्स होता है, ये इंश्योर किया जाता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कंट्रोल्ड कंडीशन में सभी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए हो रही है। तो वैसे अगर हम देखें तो GMP एक्चुअली है क्या, तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स दिए हुए हैं। अगर कोई एक मैन्युफैक्चरर है, उसको एक अगर अपनी फैक्ट्री या कंपनी या इंडस्ट्री लगानी है, तो उसको कौन कौन सी एरियाज हैं जहाँ पर कि स्पेशली स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना होगा। अगर हम हर लेवल पर स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करेंगे और हम ये सोचेंगे कि सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की अगर हम सिर्फ क्वालिटी टेस्ट कर लें, तो उससे हम ये इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि वाकई में वो प्रोडक्ट जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स या प्रॉब्लम या एडवर्स इफ़ेक्ट्स से बचा हुआ है। तो जैसे हम ये वाला डायग्राम अगर देखें तो हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि हाइजीन होना चाहिए प्रोडक्शन में, फिर क्वालिटी मैनेजमेंट है, फिर सूटेबल फैसिलिटीज़ एंड क्वालिफाइड पर्सनल होना चाहिए, देन कंप्लेंट्स एंड रिकॉल्स होना चाहिए। ये पूरा अगर हम ठीक से देखें तो ये सारे एरियाज हैं जहाँ पर कि GMP वर्क करता है। हम सभी ने एक वर्ड सुना हुआ है CGMP। तो यहाँ पर C जो वर्ड आया वो करंट के लिए आया, और किसने इंक्लूड किया?
FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जीएमपी में एक इंक्लूड किया, एक लेटर सी, जिसका ये मतलब है कि आपको जो करंट सिनेरियो के हिसाब से रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करनी है। जैसे कि सपोज 10 साल पहले अगर कुछ स्टैंडर्ड्स थे हमारी इंडस्ट्री के लिए, तो आज अगर सपोज 2020 है या 2021 है, इस समय अगर कुछ रेगुलेशंस चेंज हुए हैं या कुछ कंडीशंस चेंज हुई हैं, तो आज के सिनेरियो के हिसाब से हमको वहां पर उसको यूज करना है। ये इसमें मेन इसका कॉन्सेप्ट था। लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान रखें कि सिर्फ FDA ने सी वर्ड को इंक्लूड किया, बाकी जो ICH है, WHO, कनाडा, जापान और EMEA है, ये बाकी जितनी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इन्होंने ये टर्म यूज नहीं किया है। अब अगर हम प्रॉपरली डेफिनेशन की बात करें जीएमपी की, तो दीज आर द रेगुलेशंस दैट डिस्क्राइब the methods, equipment, facilities and controls required for producing human and veterinary products, medical devices and processed food। मतलब जीएमपी जो है वो रेगुलेशंस हैं, क्या क्या एरियाज हैं जिसके ऊपर ये रेगुलेशंस हैं, जो आप प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसमें कौन से मेथड्स यूज करने हैं, क्या इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं, फैसिलिटीज हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए है, ह्यूमन एंड वेटरनरी प्रोडक्ट के लिए है, मेडिकल डिवाइसेस और प्रोसेस्ड फूड के लिए। अब हम बात करेंगे कि जीएमपी क्यों। तो अगर हम ऐसे देखें तो जो प्रोडक्ट होता है, अगर उसकी एंड में हम क्वालिटी की चेक करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरीके से एफिशिएंट हो, सेफ हो सकता है कि उसको बनाते समय हमसे कुछ गलती हो गई हो और उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए जो अगर हम पूरी तरीके से उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तब ये माना जा सकता है कि इसमें कंटामिनेशन नहीं है, इसमें एरर नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करते हैं तो आपके कंटामिनेशन के चांसेस तो मिनिमम है, एरर्स के चांसेस मिनिमम है, और आप क्वालिटी को कंसिस्टेंटली मेंटेन कर सकते हो। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आपको जीएमपी की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, सो दैट आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बने और आप जो रिजेक्ट्स या रिकॉल से बच सको। और साथ ही साथ अगर आप अच्छी क्वालिटी देंगे तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा और आपकी कंपनी की इमेज, गुडविल और रेपुटेशन बनेगी। अब बात यह आती है कि अगर जीएमपी नहीं होगा तो क्या रिस्क होगा। तो जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अनएक्सपेक्टेड जो कंटामिनेशन है प्रोडक्ट में, जो हमको नहीं पता है कि अगर आपने गाइडलाइंस फॉलो नहीं की है तो क्या हुआ और इसके कारण क्या हमारे हेल्थ को डैमेज हो सकता है। इसके अलावा कभी अगर आपने प्रॉपरली अगर गाइडलाइंस फॉलो नहीं की तो आपके लेबल्स में, आपके कंटेनर्स में लेबल इनकरेक्ट लग सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को रॉन्ग मेडिसिन मिल सकती है, या फिर इनसफिशिएंट या बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट डल सकता है, जिससे कि इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट और एडवर्स इफेक्ट होता है। इसलिए ये सबको देखते हुए हम ये बात करते हैं कि जीएमपी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि ये सारे रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है। So now we will see the principles of GMP. GMP के 10 प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, अगर आपको कोई भी एक इंडस्ट्री या कुछ कंपनी ओपन करनी है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको जो फैसिलिटीज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनका प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। फिर आप जो भी प्रोसीजर्स और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं वो रिटर्न होने चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, फिर वर्क का वैलिडेशन होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आप फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं उनको टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिससे कि अगर बीच में उसमें कुछ फॉल्ट आ गया है तो वो डिटेक्ट हो सके। और साथ ही साथ आपको सारे कंटामिनेशन को प्रोटेक्ट करना है। आपको प्लान्ड और पीरियोडिक ऑडिट्स करने हैं। ऑडिट मतलब हम वेरीफाई करते हैं कि वो स्टैंडर्ड से मैच हो रहे हैं चीज़ें कि नहीं। इसके अलावा और क्या है कि आपको डिज़ाइन, डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट जॉब कॉम्पिटेंस, मतलब जो जॉब की कॉम्पिटेंसी है उसको हमको प्रॉपरली डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है और उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है।
साथ ही साथ आपको सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करना है और प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोसेसेस को भी कंट्रोल करना है। फिर 10th पॉइंट है कि जो भी आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो लिखे हुए हैं उनको जब आप फॉलो करते हैं तो आपको भी उनको स्टेप बाय स्टेप लिखना है और एग्जैक्टली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जो दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ जीएमपी। तो जीएमपी कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, कौन सी कैटेगरीज होंगी? तो सबसे पहले आता है सेल्स, देन प्रीमाइसेस, इक्विपमेंट, पर्सनल, सैनिटेशन, रॉ मटेरियल टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, पैकेजिंग मटेरियल टेस्टिंग, फिनिश्ड प्रोडक्ट टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, रिकॉर्ड सैंपल्स, स्टेबिलिटी एंड स्टेराइल प्रोडक्ट्स। ये अगर हम देखें तो सारे एरियाज को कवर करता है जीएमपी। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो कि आपका बच गया किसी भी एक इंडस्ट्री का। दूसरा तरीका है कैटेगरी को डिवाइड करने का ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट विच हैज टू बी मैन्युफैक्चर्ड। मतलब कि अगर आप सॉलिड डोसेज फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनकी अपनी अलग जीएमपी गाइडलाइंस होंगी, सेमी सॉलिड की अलग होंगी, लिक्विड ओरल्स की अलग होंगी, स्टेराइल प्रिपरेशंस होते हैं लाइक पेरेंट्रल्स होते हैं, फिर बायोटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, न्यूट्रास्यूटिकल एंड कॉस्मोस्यूटिकल्स होती हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें कि सेपरेट जीएमपी गाइडलाइंस आपको पढ़नी है। So this was our first video on GMP. Hope you have understood the basic concept of GMP. We will be coming with next video after this. So keep watching, stay connected. Thank you so much.